नहीं, ऐसा लग रहा है कि बेंच पे पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो पर बेंच 2-2 स्टूडेंट हो जाएगी तो यहाँ आगे आ जाएगी। नहीं, आगे आइए, आगे आ जाइए। नहीं, फ्रंट साइड रहेगा, बस गाड़ी करने में बनेगा नहीं। अच्छा ठीक है, बैठिए, लेकिन गप नहीं करना है क्योंकि ग्रुप बना के बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। टेक्निकली ये जो चैप्टर है, बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। टेक्निकली ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एक तरह से अवेयरनेस स्प्रेडिंग चैप्टर है, जिसमें है ना डिफिकल्टीज और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग्स, मिसकॉन्सेप्शंस और अंडर अवेयरनेस कंडीशंस, इनके वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में है। फिर दूसरा एस्पेक्ट इसमें है या उसी से रिलेटेड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसी से रिलेटेड है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड्स हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। और एक और टर्म है उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, और फिर लास्ट टर्म है वो है इनफर्टिलिटी, हाउ टू रिकवर फ्रॉम इनफर्टिलिटी, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, इस बारे में ये चैप्टर है। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस क्रिएशन वाला चैप्टर है। इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट सोशल साइंस वाला है, तो सोशल स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर करके रहती हैं। इसमें साइंस या बायोलॉजिकल मटेरियल आपको बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो पहला चीज़ होता है डेफिनेशन क्या होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो पहली चीज़ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेफिनेशन। एक इसी तरह का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें भी आपको डिफाइन करना रहता है हेल्थ के बारे में। तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड हेल्थ हो, उसमें चार चीजें, चार एस्पेक्ट रहती हैं। एक है फिजियोलॉजिकल, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है इमोशनल या बिहेवियरल, और एक होता है सोशल। किसी भी हेल्थ के चार एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है फिजियोलॉजिकल, हर एक का मीनिंग है फिजियोलॉजिकल। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल कह सकते हैं। तीसरा आता है बिहेवियरल या इसी को कहते हैं इमोशनल, क्योंकि इमोशन बिहेवियर से ही रिफ्लेक्ट होता है, इमोशनल। और चौथा आता है सोशल।
ये चार एस्पेक्ट किसी भी प्रकार के हेल्थ के होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर इसके अंदर हम बांधें तो क्या कहेगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बैलेंस इन फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉल्ड या सेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है फिजियोलॉजिकल मतलब क्या? हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ गए, तो फिजियोलॉजी मतलब समझ में आ ही रहा होगा, इट इज फंक्शन या वर्किंग ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। तो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फिजियोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इसका वर्किंग क्या होता है, उसका नॉर्मल सी मेंटेन होना चाहिए इनके सभी ऑर्गन्स का। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट समझ ही रहे हैं, एनाटॉमिकल पार्ट है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके कंपोनेंट्स हम देखे हैं, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल। नाउ बिहेवियरल और इमोशनल, ये एक सोशल एस्पेक्ट है, इसमें ह्यूमन का अपना जो बिहेवियरल पैटर्न है वो नॉर्मल है कि नहीं वो देखना होता है, उसमें बैलेंस होना चाहिए। और सोशल होता है, इमोशनल या बिहेवियरल से ही सोशल एस्पेक्ट निकल कर आते हैं। सोशल एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये अमॉन्ग द सोसाइटी हो जाता है, यानी एक पर्सन बाकी सारे लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सोशल। तो अगर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या इसके हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो इसका फिजियोलॉजी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन, स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर, इमोशनल कैसे बिहेवियर होने चाहिए टुवर्ड्स हिमसेल्फ confined to a particular person, and social to the other persons of the same society. इन सारे चीजों के बीच में बैलेंस होना is a proper reproductive health. अब सवाल ये उठता है, ये डेफिनेशन आया कहां से? ये अकॉर्डिंग टू WHO है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जितनी भी एस्पेक्ट्स हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजी से रिलेटेड, है ना, किसी सिस्टम से रिलेटेड, सभी चीजों को इसमें एनकम्पास कर दिया गया है। नाउ व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? द रीजन इज 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरफ अपना ध्यान दिया, एंड इट वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सी इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इस तरफ ध्यान देने वाला दुनिया का पहला कंट्री है इंडिया, जिसने देखा या फाइंड आउट किया कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस के ठीक रहेंगे, ये पूरा का पूरा हेल्थ अगर ठीक रहेगा, जिसके चारों एस्पेक्ट्स आते हैं, तो सोसाइटी बहुत ही हेल्दी होगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज कम होंगे, लोगों के आपस में बिहेवियर अच्छे होंगे, और अगर ये सिस्टम ठीक रहेगा तो बर्थ ऑफ द चाइल्ड बेटर होगा, हेल्दी चाइल्ड बॉर्न होगा। और आप इस तरह के सोचिए, अगर किसी फैमिली में कोई आदमी बीमार है लंबे समय से, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का नुकसान होगा? तो सबसे बड़ा लॉस होगा मॉनिटरी लॉस। रीजन क्या है? हेल्थ पे अननेसेसरी मतलब एक्सपेंडिचर, जो फैमिली अर्निंग है उसका एक डेफिनेट हिस्सा उस तरफ डेडिकेट होता जाता है। इससे क्या होता है? फैमिली गरीब होती है ना, जितना अर्निंग होना चाहिए था, जितना आउटपुट होना चाहिए था, जितना वेल्थ एक्वायर करना चाहिए था, उतना वेल्थ एक्वायर नहीं कर पाएगा। ये तो स्ट्रेट वे डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है कि अगर हेल्थ ठीक नहीं रहे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, किसी भी लेमैन को पता चलेगा। लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखिए, वो पर्टिकुलर पर्सन उस फैमिली के वेलबींग में किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। जब हम बीमार होते हैं तो कोई काम कर पाते? नहीं कर पाते। तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अगर ठीक नहीं रहेगा तो इट विल अफेक्ट द पर्सन, और वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए उस पर्सन पे डिपेंड करके जितना अर्निंग कैपेसिटी फैमिली का हो सकता था वो नहीं होगा। तो सेकेंड लेवल लॉस इसमें क्या होगा? फर्स्ट लेवल लॉस हुआ कि जो पैसा आ रहा है वो आमदनी निकल जा रहा है,
सेकेंड लेवल लॉस है, जितना आ सकता था और जो आ सकता था वो नहीं आ पाएगा। तो ये डबल लॉस है ना, एक तो आ नहीं पा रहा है और जो आया हुआ है वो निकल जा रहा है। जैसे आप लोग का नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे एक गलत क्वेश्चन हो गया तो नंबर तो कटा ही कटा, ऊपर से आप जितना स्कोर किए थे उससे भी लेके चला गया। सो इट इज ए टू साइडेड शोर्ड, दुधारी तलवार जिसको कहते हैं। ये दो तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है। तीसरा एस्पेक्ट जो कोई नहीं देख पाता है वो है सोशल एंड मेंटल एगोनी। अगर घर में कोई बीमार है तो आप चढ़ के किसी को कह भी नहीं सकते हमारे ये लोग ये काम कर रहे हैं, वो बीमार है, हमेशा पूछेगा उसका हेल्थ कैसा है। तो एक काइंड ऑफ मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है जब देखो यही पूछता है, तो हम सोसाइटी से कटने लगते हैं। एक ये तो ये मेंटल एगोनी होता है कि नहीं, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, उसकी बीमारी की वजह से हमारा भी अटेंशन अपने काम पे 100% नहीं जाता, तो हम जितना आउटपुट दे सकते थे उतना नहीं दे सकते। तो एक फैमिली कई लेवल पे सफर करती है, ठीक है। अब इसको, इस एस्पेक्ट को जरा और ब्रॉड कीजिए, आप कंट्री लेवल पे सोचिए। अगर हमारे यहां काम करने वाले लेबर दो तरह के होते हैं, एक होता है अनस्किल्ड और एक होता है स्किल्ड। अनस्किल्ड किसे कहते हैं, जिसके पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कोई ट्रेनिंग नहीं है, अनट्रेंड है वो, ठीक है। जैसे फैन तैयार करना, फैन रिपेयर करना, हर चीज का रिपेयरिंग एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो भी नहीं है। तो उससे आप क्या काम करवाएंगे, ये सामान उठा के वहां रखो, ये साफ कर दो। दिस काइंड ऑफ वर्क्स आर डन बाय द अनस्किल्ड लेबर। और एक होता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर यानी आप किसी पर्टिकुलर पर्पस को जानते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को करना आपको आता है, तो आप एक डिफाइंड वे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर्स दे आर स्किल्ड लेबर। एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर स्किल आता है एंड दे आर हाईली स्किल्ड लेबर्स, सो देयर वेजेस इज स्काई हाई, बहुत ज्यादा पैसे उन्हें मिलते हैं। और अनस्किल्ड लेवल उतने ही डाउन साइड में है, जितना ही अप साइड में है उतना ही डाउन साइड में है। एक मैनेजमेंट ट्रेनी, वो भी एक स्किल्ड लेबर है, उसे आता है मैनेज करना, दैट इज वाई ही इज हाईली पेड और शी इज हाईली पेड। तो ये स्किल्ड लेबर है और दूसरी तरफ अनस्किल्ड लेबर। तो वेल्दी पर्सन कौन है, जो जेनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, दे आर रिच, दे आर वेल्दी। और जो काम करते हैं दूसरों के यहां, वो लेबर कहलाते हैं, नो मैटर हाउ मच दे अर्न। समझ गए। अब लेबर की जब बात हो रही है तो वापस हम लोग आते हैं हेल्थ पे। अगर हेल्थ प्रॉपर नहीं होगा तो उसको जितना वेज मिलना चाहिए, मान लेते हैं लॉज, कंपनी लॉज कहती है इतना वेज दिया जाए, देगा, लेकिन कंपनी को उससे नुकसान होगा कि फायदा होगा, घाटा होगा। रीजन, मान लेते हैं वो दिन भर में जितना यूनिट काम कर सकता था उतना यूनिट काम करवाने के लिए एक एडिशनल लेबर आपको रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट कहां जाके गिरेगा, मैन्युफैक्चर पे होगा ना। अगर हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में उसके हम प्रोड्यूसर हैं, तो उसमें अगर मेरा इनपुट कॉस्ट ज्यादा है तो ये पैसा वसूलेंगे कहां से, जब सेल करेंगे उससे पैसा लेंगे। तो ऑफ कोर्स मेरा प्रोडक्ट कॉस्टली होगा कि नहीं होगा। और जिस कंट्री में सेम प्रोडक्ट, सेम रेंज का, सेम ब्रांड का बनाया जा रहा है, वहां अगर लेबर और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है तो वहां पे लेबर कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा। इस क्या कहते हैं डायरेक्शन से सोचेंगे तो वहां पे लेबर कॉस्ट कम होगा। अगर लेबर कॉस्ट कम होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम तो उसका सेल प्राइस कम, और इसलिए वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, आपका नहीं बिकेगा या कम बिकेगा, होगा ना। कंपटीशन में आप पीछे रहेंगे, तो इससे अल्टीमेटली घाटा किसे लगा, कंट्री को। इसलिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव रहता है, वो देखती है कि अगर हम हेल्थ केयर पे इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारा लेबर बेहतर हो सके, और उससे जो अर्निंग होगा, उससे जो हमको टैक्स मिलेगा, वो टैक्स मनी वो ज्यादा है कि हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने से हमको ज्यादा पैसा लग रहा है। तो पाया जाता है हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट कम है
और टैक्स मनी ज़्यादा है। तो अगर हम पैसे का एक हिस्सा हेल्थ केयर पे लगाते हैं, बदले में जो रेवेन्यू जनरेट होगा दैट विल एनहांस द कंट्री। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इकोनॉमिक्स को देखते हुए हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव आया, दैट केम इन 1951। नाउ इसी को और एनहांस किया गया, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द ओनली कंट्री एट दैट टाइम टू डिटरमिन कि अराउंड द वर्ल्ड को छोड़ के हमारे यहां कौन सा मेन कारण है हमारे लेबर का कम वेज अर्न करना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिक्योर करने की कोशिश की गई और बाद में चल के यही आया RCH के रूप में। यह है चाइल्ड एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। तो आगे का जो प्रोग्राम बना दैट बिकेम RCH और यह है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस इनिशिएटिव को लेने के बाद एक दूसरी समस्या आई गवर्नमेंट के सामने, वो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये कंडीशन है कि हर किसी समस्या या हर किसी इनिशिएटिव के फेलियर के पीछे अगर देखा जाए अल्टीमेटली रूट कॉज निकल के आता है पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो हम एक एस्टिमेटेड पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करके इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। अगर हमारा प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर ईयर ऐसे करके हमारे पास एजुकेशन के लिए आएंगे, उनके लिए हम पैसा रखेंगे। अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड बढ़ गया तो अगले साल, इस साल का तो हमारा हिसाब किताब ठीक बैठा, इसी को प्रोजेक्ट करके अगर अगले साल हम उतना पैसा रखते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज बढ़ गए तो हमारा फंड पर पर्सन घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। तो हमको और फंड उसमें एलोकेट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है कि नहीं? ये तो एजुकेशन की बात हुई। हेल्थ केयर सेम थिंग। फिर जो प्रॉपर क्लोथिंग है, अगर प्रॉपर क्लोथिंग की सोचें वहां पे भी वही। सबसे बड़ी बात जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर है, वहां फूड प्रोड्यूस एक लिमिटेड वे में ही आगे हम बढ़ा सकते हैं। हम बहुत एक्सटेंसिव अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट एक लिमिटेड स्टेज तक बढ़ेगा, लेकिन खाने वाले अगर ज्यादा हो गए तो हम जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें वो कम ही पड़ेगा। तो नेचुरली क्या होगा? क्वालिटी ऑफ फूड घटेगा कि नहीं? तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सोसाइटी अगर बैलेंस डाइट नहीं ले पाएगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? डाउनफॉल इन द हेल्थ। तो इस तरीके से आप जितने भी वेलफेयर स्कीम्स को देखिए, सबके फेलियर का कारण बन जाता है अल्टीमेटली पॉपुलेशन। दूसरा, आप एजुकेशन का आप सीधा एग्जांपल देखिए। हमारे पास एक लिमिटेड स्कूल बिल्डिंग है, हम इसको प्रोजेक्ट करके बनाए कि 10th में या 12th में फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट कैपेसिटी वाला हम बिल्डिंग बनाते हैं। 5 साल के बाद 1500 स्टूडेंट आ गए, अब 500 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को हम कहां बैठाएंगे? तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टी सेशन करना पड़ेगा। 2 सेशन 3 सेशन में हम क्लासेस चलाएंगे। अब सोचिए इसका बैड इफेक्ट, जो बच्चा सुबह में पढ़ के गया उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा दोपहर में पढ़ने आया उसका सुबह का रूटीन, उसका शाम का रूटीन दोनों गड़बड़ होगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें क्या करना होगा? मल्टी सेशन करना होगा, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। इस तरीके से आप हेल्थ केयर देखिए, एजुकेशन देखिए, हर सिस्टम के फेलियर के पीछे रीजन क्या हो जाता है? पॉपुलेशन। सो रूट कॉज ऑफ ऑल इविल इज द पॉपुलेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स होना पड़ा इस पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने।
तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बर्थ कंट्रोल मेजर्स आए। लेकिन उसके पहले जो RCH प्रोग्राम था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए वो देखिए। इनिशिएटिव्स दैट वर्क टू इंप्रूव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, where spreading of awareness, इसके लिए सहारा लिया गया प्रिंट मीडिया एंड नॉन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया हो गया पेपर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये प्रिंट मीडिया हो गए। नॉन प्रिंट मीडिया जितने तरह के प्रोग्राम्स हैं, जितने तरह के सैटेलाइट चैनल्स हैं, जितने तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो हो गए नॉन प्रिंट मीडिया। इनके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। सेकेंड, चिल्ड्रेन were made aware about the reproductive health. और इसमें टारगेट किया गया, टारगेट्स वेर एडोलेसेंट्स, क्योंकि यही वो एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज होती हैं। मिथ्स सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप में फैलती हैं। दैट इज वाई दे वर द टारगेट पॉपुलेशन of the students of the school that were made aware about the reproductive health. तीसरा, इसे हर पॉइंट पे हर बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सेक्स एजुकेशन स्कूल लेवल पे शुरू किया गया, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। देखे ही होंगे आप लोग के भी सिलेबस में एक पोर्शन रहा होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऐसा करके बहुत सारी बातें उस लेवल पे ही समझाई गई है ना। ऑर्गन्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, हाउ दे परफॉर्म, व्हाट आर देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ये सारी बातें वहीं पर बताई गई। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एडोलेसेंस इन प्रोग्राम्स को रन किया गया, इससे काफी बेनिफिट हुआ। इसके अलावा यहां तक नोट कर सकते हैं, दिस आर द प्रेसीज। अब देखिए इसके बाद चौथा जो इनिशिएटिव लिया गया, एजुकेटेड पेरेंट्स were said involved in campaign to spread awareness among their children. और एक और इनिशिएटिव लिया गया, द इन्फ्लुएंशियल figures of the societies were tagged to spread the awareness.
ये वाला फैक्टर कैसे काम करता है? सोशल इन्फ्लुएंसर जिनको आप लोग कहते हैं, या ये ज़्यादातर या तो कोई फिल्म एक्टर्स हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या कोई नॉवेलिस्ट हैं, या एजुकेशनिस्ट हैं, या वर्ल्ड लीडर हैं, इस तरह के कोई लैंडमार्क अचीवर्स हैं, उनकी बातों, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, उन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो अगर वो किसी तरह का, है ना, नॉलेजेबल थॉट देते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको अमल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी टैग किया गया ताकि फैमिली तक ये बात ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे। अब जैसे मान लेते हैं कोई नॉर्थ इंडियन पर्सन है, वो साउथ इंडियन फेलोज को उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लोकल लेवल के पर्सनैलिटीज ऐसे मिले जो कि उसी जगह के, उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो उनकी बातों को लोग ज़्यादा सुनेंगे, समझेंगे, और वो वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अपनी बातों को कह पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अवेयरनेस स्प्रेड करने। समझ में आया? यहाँ तक लिखिए। नाउ the population according to NCERT 1900 in the year world population was about 1 moment, NCERT है, देखिए जरा। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन, BN फॉर बिलियन, और 2000 मिलियन, यानी ये हो गया 2 इंटू, नहीं ऐसे नहीं, 2000 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 को मिलियन कहते हैं और 1000 मिलियन को बिलियन कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9। इतना पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग था इन द ईयर 1900। और अगले 100 साल में, इन द ईयर 2000, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 6 बिलियन, 3 टाइम्स बढ़ गया। इट बिकम 600 मिलियन। ये डेटा नोट कर लीजिए, याद रखिए, ये काम देगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहां से, इसलिए इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। हो गया? आगे बढ़े। आप लोग को अभी समझाए, जो इंपॉर्टेंट चीज हो देन एंड देयर उसको नोट किया कीजिए। हो गया? अब आगे देखिए, India in 1947, in the year of independence, we were 350 million. And in the year 2000, we were 1000 million, यानी 1 बिलियन।
और हम लोग थे 0.35 बिलियन। 1000 से डिवाइड करेंगे तो बिलियन आ जाएगा ना। तो 0.35 बिलियन से 1 बिलियन हो गए हम लोग सन 2000 में। और सन 2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या था? अभी अभी हम लोग लिखे 6 बिलियन था। यानी इन द ईयर, इसका इंपैक्ट देखिए, इन द ईयर 2000 एवरी 6th person on this earth was an Indian। अगर दुनिया का पॉपुलेशन 6 बिलियन है और ह्यूमन का, इंडिया का पॉपुलेशन 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, तो क्या कर सकते हैं? हर छठा इंसान इंडियन है। ये सन 2000 की बात थी। क्या रिमार्केबल अचीवमेंट है। और रहने का जगह पूरे पृथ्वी का 1/6 यानी 1/6 पॉपुलेशन इंडिया में, और पूरे पृथ्वी पर रहने लायक जो क्षेत्रफल है उसके तुलना में भारत का क्षेत्रफल बहुत कम। तो कम जगह पे ज्यादा है इस लोग, इसलिए यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गया। और इसके कारण जितने तरह के हेल्थ हजार्ड हो सकते थे वो आए, जितने तरह के एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज हुई वो यहां बढ़ गई, और व्हाट नॉट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उतने फॉल करने का कारण भी आप देख ही पा रहे हैं, यही रहा होगा। अब है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, एक बात और, सन 2011 का भी दिया है। 2011 इंडिया's population was 1.2 billion। यानी 200 मिलियन लोग 11 साल में आ गए। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया ये मार्क किया गया 2% पर एनम। वर्ल्ड का तो नहीं लिखा है, तो वो भी देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से 2000 सॉरी प्रति 1000 में 20 लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता है एक साल में। प्रति 1000 में 20 लोग बढ़ जाते हैं पर साल, पर ईयर। अब इसका कारण देखेंगे, इसका रीजन पता चलेगा। कुछ एनालिसिस जो की गई हैं वो रीजंस आगे देखेंगे। यहां तक हो गया? पहले ये एस्टिमेटेड था 1.7% पर एनम, लेकिन अब एस्टिमेट है 2% पर एनम। तो 1.7% अगर रहता तो यहां पे क्या हो जाता?
17% पर 1000 पर एनम। 17 लोग बढ़ते, अब 20 लोग बढ़। ठीक है, आगे बढ़े। रीजंस फॉर दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मे बी पहला, डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर इसे हिंदी में कहते हैं, डेथ रेट, मोर्टिलिटी रेट, बिकॉज ऑफ ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, इंप्रूव्ड हाइजीन एंड हेल्थ केयर। दूसरा, रिडक्शन इन MMR, मदर और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो जब मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट कम हुआ ड्यूरिंग बर्थ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, डेथ ऑफ मदर्स भी घट गई। मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे तो बर्थ के दौरान बहुत सारी महिलाओं का पहले डेथ हुआ करता था, अब उस रेट को काफी कम किया गया क्योंकि स्किल्ड लेबर्स बढ़ गए, पर बंच ऑफ पॉपुलेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ी, हेल्थ केयर इंप्रूव किया गया तो मेडिकल प्रोफेशनल की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, डिक्लाइन इन IMR। अब ये क्या है? ये है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। एटसेट्रा, इन्हें मेन कारण माना गया। अब देखिए, अच्छा यहां लिखिए, फिर इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। मरना अगर घट जाएगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, जो हैं वो जिंदा रह गए, मरे नहीं। आप चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं, इसी चीज को यहाँ इंटरप्रेट करना था, इसीलिए बोले पहले लिखिए उसके बाद डिस्कस करेंगे, इसीलिए बोले ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। नहीं, एनसीईआरटी भी नहीं चाहता है, वो भी क्लैरिफिकेशन दिया है, वो बोल रहा है ये कारण है, पर ये हमारी तरक्की है, ये हमारा ड्रॉबैक नहीं है। हम अपना पॉपुलेशन घटाने के लिए लोगों को मरने नहीं दे सकते। दिस इज नॉट द वे टू डील विद। हाँ, ये कारण है पॉपुलेशन बढ़ने के, पर इनको अनटच रख के, इन्हें डिस्टर्ब ना करके, इनको और बेटर करके हम दूसरे क्या मीन्स अप्लाई कर सकते हैं उस पर बात करनी है। इसीलिए बोले कि पहले लिखिए, डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लिख लीजिए उसके बाद डिस्कस करेंगे। हो गया यहां तक? ये डिस्ट्रक्टिव सोच हो जाएगा। सीरियल नंबर 4, ड्यू टू इंक्रीज in persons of reproductive age, यानी यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बहुत बढ़ गया। आगे आप पढ़ेंगे, जो लास्ट यूनिट है उसमें एक पॉपुलेशन के ग्रोथ का, पॉपुलेशन स्टेबल का और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ, ये वहां से रिलेट होगा, तो ये बात लौटकर फिर वहां आएगी
इसलिए यहीं यहां समझ के रखिए, वहां पे आपको आसान होगा। यहां तक लिखना हो गया। अब देखिए पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का रीजन या फैक्टर क्या क्या दिया गया। ओवरऑल मोर्टिलिटी रेट घटा, तो पहले जो बीमारियों से डेथ होती थी अधिक था, अब अवेयरनेस के कारण, प्रॉपर मेडिकेशन के कारण, टाइमली ट्रीटमेंट के कारण डेथ ड्यू टू डिजीजेस कम हो गए। दूसरा, ड्यूरिंग गिविंग बर्थ मदर्स की जो डेथ हुआ करती थी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, उसमें कमी आई, हमारे हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर बेटर हो गए। बॉर्न के बर्थ के बाद बहुत सारे इन्फेंट्स का ड्यू टू वेरियस रीजंस ठीक से नहीं देखभाल हो पाया, इन्फेक्टिंग एजेंट्स ने अटैक कर दिए, पुअर हाइजीनिक कंडीशन था, न्यूट्रिशन पुअर था, इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप नहीं किया, बहुत सारे कारण, रहने का जगह ठीक नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होता था, इन्फेंट मोर्टिलिटी बहुत बढ़ा हुआ होता था, नवजात बच्चों की डेथ बहुत हुआ करती थी। अब हमारा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, हेल्थ केयर सेक्टर पे वर्कआउट करने के कारण ये भी घटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये रीजन भी है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैक्टर है, वो है रिप्रोडक्टिव एज में लोगों का नंबर बढ़ जाना। तो इन तीनों पे वर्कआउट नहीं करना है ये, और इंप्रूव करना है। एक सिविलाइज्ड, एक बेटर, एक जिसको कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में ये चीजें घटनी चाहिए। ये मार्क करता है कि वहां का सोसाइटी कैसा है। ठीक है, अगर हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है तो आपके यहां इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो आपका प्रॉस्पेरिटी कम होगा, आपके साथ लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी, सर्कुलेशन ऑफ द मनी नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फिर हम वर्कआउट कहां कर सकते हैं, दिस एरिया। तो क्या इन्हें मार दें, दिस इज नॉट द वे। इन्हें हम एजुकेट करें और इन पर बर्थ कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करें, देन वी विल बी एबल टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसीलिए बर्थ कंट्रोल मेजर्स आए टारगेटिंग दिस एज ग्रुप। समझ में आया? लिखिए, आउट ऑफ दिस 4 रीजंस, इसीलिए बोले कि पहले लिखिए उसके बाद बात करेंगे, नहीं तो पहले ही आप सोचने लगते अरे ये सब तो सही आ रहा है, अब कह रहे हैं कि यही कारण है तो इसको बढ़ा दें। नहीं, दैट इज नॉट द वे। एनीवे, तो आउट ऑफ दिस 4 प्रॉपर रीजंस, out of these 4 proper reasons, the fourth one or the last one is the last one is the area. The last one is the area of concern. The last one is the area of concern. Full stop. The rest three are indicative of, the rest three are, put कर बैठिए, the rest three are indicative of civilized and better society. The rest three are indicative of civilized and better society. Civilized and better society, which will attract business opportunities and investments, which will attract business opportunities and investment, which will attract business opportunities and investment. Full stop. फिर पैरा चेंज कीजिए। The reproductive age group people are the one who are the birth givers. Who are the birth givers? Full stop. Therefore, who are the birth givers? Full stop. Therefore,
to control the population explosion, therefore, to control the population explosion, to control the population explosion, this group control the population explosion. This group is targeted for birth control measures. This group is targeted for birth control measures. This group is targeted for birth control measures. Various programs are there. Various programs are there for encouraging. Various programs are there for encouraging people to. Various programs are there for encouraging people to take up birth control measures. To take up birth control measures. Full stop. The list of scientific methods. The list of scientific methods are there. The list of scientific methods are there. Some of them are as follows. List of scientific methods are there. Some of them are as follows. पहला है natural और traditional method. Natural or traditional methods. Some of them are as follows. पहला है natural और traditional methods. दूसरा है barrier method. तीसरा है IUDs. फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. चौथा है द कॉन्ट्रासेप्टिव pills or oral contraceptive pills. कोई फोन ऑपरेट कर रहे हैं क्या? सीरियल नंबर 5 द इंजेक्टेबल्स. Serial number 6 the implants. Serial number 7 medical assisted technique. Equivalent to surgical method. ये है परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. यानी ऊपर से नीचे की तरफ एफिशिएंसी परसेंटेज बढ़ आ रहा है, यानी ऐसे बढ़ रहा है. इसका ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है. कहने का मतलब है यहाँ मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका है. ये अप्रोच करता है 100%. ये 100% इफेक्टिव मेथड है बर्थ कंट्रोल का. तो यही कहा गया, ऊपर से नीचे की तरफ एफिशिएंसी परसेंटेज बढ़ रहा है. तो लास्ट वन इज द एफिशिएंसी टेबल एट 100%. और इस तरफ है
परसेंटेज ऑफ साइड इफेक्ट्स, इस तरफ है परसेंटेज ऑफ साइड, ऐसे कहिए, नहीं ऐसे रखिए इसको, इधर कर दीजिए डिक्लाइनिंग परसेंटेज ऑफ रिवर्सल। एक तरफ एफिशिएंसी का ग्राफ 100% अप्रोच करता है सर्जिकल मेथड के तरफ, है ना, यानी ये मेथड जब तक अप्लाई किए जाएंगे बर्थ रुका हुआ रहेगा, बर्थ नहीं होगा। रिवर्सल का मतलब है जब इन मेथड्स को हम विड्रॉ करते हैं तो बर्थ पॉसिबल होना। तो डिक्लाइनिंग परसेंटेज का मतलब हो जाएगा कि हम इन मेथड्स को विड्रॉ भी करें फिर भी बर्थ नहीं हो पाता, इसी को कह रहे हैं डिक्लाइनिंग, मतलब रिवर्सल। जब ये मेथड्स अप्लाई किए जा रहे तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है ना, तो बर्थ रुकेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी इन मेथड्स को जैसे जैसे अप्लाई करते हैं, जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं टेबल पर देखकर समझ में आ जाएगा कि एफिशिएंसी परसेंटेज उसका कितना है। तो एफिशिएंसी परसेंटेज टेबल पे ये आता है 100%, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी का है। तो एक टर्म होता है रिवर्सल। रिवर्सल यहां पे मतलब होगा कि हम इन टेक्निक्स को जब विड्रॉ करेंगे, इन्हें वापस पहले जैसा करेंगे, है ना, ये हटा लिया जाएंगे, तो बर्थ पॉसिबिलिटी कितना है। तो डिक्लाइनिंग रिवर्सल मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे की तरफ ये डिक्लाइन कर रहा है, यानी यहां पे रिवर्सल परसेंटेज मैक्सिमम और यहां पे रिवर्सल परसेंटेज मिनिमम। तो रिवर्सल परसेंटेज मिनिमम बोलने का मतलब है कि अगर सर्जिकल मेथड को विड्रॉ किया गया, यानी सर्जिकली जो हम चेंज लाए उसे पहले जैसा अगर कर दिया गया, तो बर्थ पॉसिबिलिटी कितनी होगी, इसमें मिनिमम। ये कहने का मतलब डिक्लाइनिंग रिवर्सल परसेंटेज मतलब इन मेथड्स को, इफेक्ट्स को विड्रॉ करने के बाद भी बर्थ हो पा रहा है कि नहीं, दैट इज ये क्या कहते हैं, रिवर्सल। तो रिवर्सल परसेंटेज इस तरफ कम है। तो देखिए जहां पे एफिशिएंसी मिनिमम वहां पे रिवर्सल मैक्सिमम, जहां पे एफिशिएंसी मैक्सिमम वहां पे रिवर्सल मिनिमम, और इसमें रिवर्सल परसेंटेज आता है 70% और यहां आता है 100%, ठीक है। तो ये है दोनों के बीच का रिलेशनशिप। यहीं तक रखिए। थैंक यू। थैंक यू।